स्टूडेंट, जो इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आशुलिपि एक प्रकार की है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, संकेत लिपि, हस्तलिपि, ब्रेल लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम जो आशुलिपि जो हमारी शॉर्ट हैंड है हम उसको संकेतों में व्यक्त करते हैं, मतलब हमारी जो आउटलाइन होती है उनको हम संकेतों में व्यक्त करते हैं। इसलिए हमारी आशुलिपि एक प्रकार की संकेत लिपि है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है ए, संकेत लिपि। इसी प्रकार सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वह है आशुलिपि को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्णमाला और ज्यामिति प्रारूप का। थर्ड है हमारा सी, ए और बी दोनों के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ज्यामिति प्रारूप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आशुलिपि में जो कुछ भी दर्शाया जाता है वह ज्यामिति प्रारूप के आधार पर ही दर्शाया जाता है। अब इसके बाद हम फिर और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए शब्द गति कितना होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसा कि बात की जा रही है कि ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट बनने के लिए हमें कितने शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर स्टेनो लिखनी पड़ती है। तो इसका सही जो आंसर है वह है 140 से 160 शब्द प्रति मिनट की गति से हमें शॉर्ट हैंड को लिखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर 80 से 100 तो हमें एसएससी के लिए चाहिए पड़ती है, ग्रेड सी के लिए। लेकिन जब बात की जाती है ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड की तो यहाँ पर हमें 140 से 160 की स्पीड चाहिए ही पड़ती है। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आशुलिपि के रोजगार के क्षेत्र क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आशुलिपि से हम किन किन रोजगार के क्षेत्रों में यहाँ पर हम जॉब पा सकते हैं। तो जैसा कि पहला है कार्यालय में, न्यायालय में, संसद एवं विधान मंडल में या उपरोक्त सभी में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, यदि हम शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो हमें बहुत से प्रकार के रोजगार के क्षेत्र खुल जाते हैं, जिनमें कार्यालय भी एक सरकारी विभाग हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों जगहों पर। न्यायालय गवर्नमेंट एक विभाग है, हमारा न्याय का विभाग है, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैंड की आवश्यकता पड़ती है। और संसद और हमारा विधानमंडल में भी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लास्ट का जो हमारा फोर्थ यहाँ पर है हम उस पर आंसर टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी, मतलब कार्यालय, न्यायालय और संसद विधानमंडल सभी जगह पर हमें स्टेनो की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में हमें रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशुलिपि में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके एग्जाम्स में आ सकता है। वैसे तो सभी जो मैं आपको 25 क्वेश्चन की जो ये सीरीज है इनमें से सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1587, 1588, 1589 और 1559। तो इसका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर 1588, मतलब डी इसका जो सही आंसर है। 1588 में यहाँ पर आशुलिपि की पहली पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फ्रांस के डुप्लोएन और इंग्लैंड के स्लोवन नामक दो व्यक्तियों ने लगभग एक समान आशुलिपि पद्धति लिखी जिसे नाम से पुकारा जाता है। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि जो फ्रांस के डुप्लोएन और इंग्लैंड के स्लोवन नामक दो व्यक्तियों द्वारा जो लिपि यहाँ पर लिखी गई थी वह लगभग लगभग समान थी। तो इन दोनों को किसी एक नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें चार ऑप्शन है, स्लोवन पद्धति, डुप्लोवन पद्धति, स्लोवन डुप्लोवन पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर है वह है सी, स्लोवन डुप्लोवन पद्धति। मतलब इन दोनों के नाम को मिलाकर ही यहाँ पर इस पद्धति का निर्माण किया गया था। चलिए अब हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के श्री ऋषिलाल गंगवाल ने संकेत लिपि नामक पुस्तक लिखी, उसे किस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मतलब इलाहाबाद के ऋषिलाल जी अग्रवाल जो थे उनने जिस लिपि को लिखा है, संकेत लिपि को लिखा है, वह अब किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन है अग्रवाल पद्धति, सिंह प्रणाली, ऋषि प्रणाली, निष्काम प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऋषि प्रणाली। मतलब जो ऋषिलाल अग्रवाल जी ने जो संकेत लिपि नामक पुस्तक लिखी है उसको ऋषि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु लेखकों की मेज की ऊंचाई
सामान्यतः होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आंसू लेखकों की मेज की ऊंचाई होती है, मतलब आंसू लेखक मतलब हम ही लोग हैं जो शॉर्ट हैंड को यहाँ पर लिखते हैं, तो उनकी जो मेज होती है उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें किसी एक आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, पहला है 70 सेंटीमीटर, सेकंड है 75 सेंटीमीटर, थर्ड है 65 सेंटीमीटर और फोर्थ है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है कि जब भी हम यहाँ पर स्टेनो को लिखते हैं तो करीब उसकी जो मेज होती है उसकी सही जो एक मापदंड के हिसाब से ऊंचाई है वह 75 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू लेखकों की कुर्सी की ऊंचाई सामान्यता होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में बात करी कि मेज की ऊंचाई क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर यह भी मापदंड है कि कुर्सी की ऊंचाई क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत अहमियत रखती है यहाँ पर हम जिस टेबल पर बैठकर या जिस चेयर पर बैठकर हम यहाँ पर शॉर्ट हैंड को लिखते हैं उसकी ऊंचाई एक सही मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 45 सेंटीमीटर, सेकंड है 40 सेंटीमीटर, थर्ड है 50 सेंटीमीटर और फोर्थ है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। तो जिसका आंसर है जो कुर्सी की ऊंचाई सामान्यता होनी चाहिए वह होना चाहिए 45 सेंटीमीटर की। मतलब आंसू लेखक जो स्टेनो लिखने वाला है उसकी जो चेयर की ऊंचाई होना चाहिए वह होना चाहिए 45 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एक कुशल आंसू लिपिक की शरीर और नोटबुक के बीच कम से कम कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए। जैसा कि हम जब स्टार्ट में स्टेनो सीखते हैं तो हमें सभी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और हम बुक्स में भी देखते हैं वहाँ भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कितनी अपने शरीर और नोटबुक के बीच में यहाँ पर दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 5 से 6 इंच, 3 से 4 इंच, 5 से 7 इंच और इसके बाद दिया है 4 से 6 इंच। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही आंसर है 4 से 6 इंच। मतलब आंसुलिपिक का जो शरीर है, जैसा कि हम आंसुलिपिक मतलब हम ही हैं, हम जो शॉर्ट हैंड लिखने वाले हैं हमारे और नोटबुक के बीच में कम से कम 4 से 6 इंच का तो अंतर होना ही चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो नोटबुक होती है शॉर्ट हैंड की उसमें कुछ मोटाई ज़्यादा होती है लाइनों की, मतलब लाइनों के बीच में डिफरेंस कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उसका हमें सही आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3/8 इंच, 3/6 इंच, 2/4 इंच और 1/4 इंच का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वह है फर्स्ट 3/8 इंच की यहाँ पर दूरी होना चाहिए 2 लाइनों के बीच में, जो हम शॉर्ट हैंड के लिए नोटबुक यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपेक्षाकृत जो रजिस्टर होता है उससे शॉर्ट हैंड की नोटबुक की जो लाइनें होती हैं उनकी कोई दूरी बहुत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत एक नॉर्मल रजिस्टर की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंसुलिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रेखाओं की लंबाई का, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्दों को छोटा भी बनाया जाता है, कुछ शब्दों को बड़ा और उनके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। इसलिए हमें आउटलाइन बनाते समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि रेखाओं की लंबाई कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं 3/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर, 2/4 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है 3/4 सेंटीमीटर। मतलब आंसुलिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई होना चाहिए 3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसुलिपि में अधोमुखी व्यंजन रेखाएं चावर्ग धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं। अधोमुखी जैसा कि आप समझते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर कोई भी व्यंजन रेखाएं आउटलाइन बनाई जाती हैं तो वह अधोमुखी कहलाती हैं। चावर्ग जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती हैं, तो धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वह है 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती हैं चावर्ग की रेखाएं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसुलिपि में ऊर्ध्वमुखी रा ड़ा ड़ा व हा तथा या व्यंजन रेखाएं धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो ऊर्ध्वमुखी का जैसा कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वमुखी जब नीचे से ऊपर की ओर रेखाएं बनाई जाती हैं, व्यंजन रेखाएं बनाई जाती हैं या आउटलाइन बनाई जाती हैं तो वह ऊर्ध्वमुखी कहलाती हैं। तो रा ड़ा ड़ा ये जो कोश यहाँ पर दिए गए हैं
यह किस अंश का कोण बनाते हैं? तो यहाँ पर हमें फिर से चार ऑप्शन है, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 120 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब आशुलिपि में ऊर्ध्वमुखी रा, डा, ड़ा, वा, हा और या जो इनका व्यंजन रेखाओं का अंश बनता है वह होता है 30 डिग्री का। इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, आशुलिपि में अधोमुखी रेखाएं पा, बा धरातल पर कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के लिए कोण अलग अलग होते हैं, क्योंकि चावर्ग और पावर्ग की दिशाएं अलग अलग होती हैं, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पा और बा वर्ग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए 120 डिग्री, 90 डिग्री का, और उसके बाद में हमें दिया गया है यहाँ पर 125 डिग्री का, उसके बाद में हमें यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर बहुत ही देखने वाली बात है कि हमने जब देखा था चावर का तो वहां पर 60 डिग्री का कोण बनाता था, और यहाँ पर अब जो पावर होता है वह थोड़ा और झुका हुआ होता है और वह बनाता है 125 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 125 डिग्री का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में अधोमुखी रेखाएं टा, ठा, डा, ढा धरातल पर कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो जैसा कि आप लोगों ने बनाया ही है, बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं टा, ठा और डा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते ही हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी आशुलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? अब यहाँ पर समतल व्यंजन रेखाओं से मतलब है कि लाइन पर हम जो व्यंजन रेखाएं बनाते हैं या लाइन से ऊपर बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही दिशा में बनाते हैं। कहें तो बिल्कुल सीधी रेखाएं जो हम बनाते हैं वह हमारी समतल व्यंजन रेखाएं होती हैं। तो वह किस दिशा में बनाते हैं, यहाँ पर यह क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो आपको भी पता है कि जैसा कि कोई भी जो रेखा होती है समतल व्यंजन रेखा, हम यहाँ पर आपको बना के भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से, कुछ लगभग इस प्रकार से होती है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से समतल व्यंजन रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। तो यह किस प्रकार बनाई जाती हैं? तो ये इसकी जो दिशा होती है वह बाईं तरफ से दाईं ओर होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बाएं से दाईं ओर, मतलब समतल व्यंजन रेखाएं जो है वह बनाई जाती हैं बाएं से दाईं ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बाईं से दाईं ओर, मतलब सेंटर, ये वाला सेकंड वाला हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आशुलिपि में ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? तो ऊर्ध्वमुखी जो रेखाएं होती हैं वह ऊपर की ओर होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो बनाई जाती हैं रेखाएं वह कहलाती हैं ऊर्ध्वमुखी रेखाएं। तो वह किस तरह बनाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो इसके चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, बाएं से दाईं ओर ऊपर, बाएं से दाईं ओर नीचे, दाईं से बाईं ओर नीचे, दाईं से बाईं ओर ऊपर। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिया ही गया है कि ऊर्ध्वमुखी, तो ऊर्ध्वमुखी मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अब हम कोई भी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यंजन की रेखाएं जो हम बनाते हैं ऊर्ध्वमुखी में वह हमारी रा, ड़ा, ड़ा, वा, हा है। तो हम उनको कैसे बनाते हैं? कुछ लगभग ऐसे बनाते हैं कि मतलब बाईं ओर से स्टार्ट होता है और दाईं ओर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा फर्स्ट, बाईं से दाईं ओर ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में अधोमुखी व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? तो इसका चार ऑप्शन है, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके हमने चार ऑप्शन देख लिए। अब अधोमुखी के बारे में कहा गया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं बनाई जाती हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हम पा वर्ग बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर इसका सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, स्वर, व्यंजन, द्विस्वर और वर्णमाला। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो वर्णों का जो समूह होता है
उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो यह भी आपको उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का तो कम से कम आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यंजन रेखा बीच में टेढ़ी होती है उसे कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेखा थोड़ी सी टेढ़ी होती है उसको क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में बीच में थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर ता को बनाते हैं तो कुछ लगभग इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो जो यहाँ पर बीच में टेढ़ी हो जाती है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वक्र रेखाएं। मतलब जो व्यंजन रेखा बीच में टेढ़ी होती है उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वक्र रेखा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा, वक्र रेखा। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी की पिटमैन पद्धति का जन्म कहाँ हुआ। तो इसके लिए चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वह है इंग्लैंड। मतलब अंग्रेजी की जो पिटमैन पद्धति है उसका यहाँ पर कहा जाए जन्म तो वो इंग्लैंड में हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यामिति चिन्हों से तीव्र गति से लिखने की कला को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आशुलिपि, भाषा, संस्कृति, अंग्रेजी। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ज्यामिति चिन्हों का यूज कहाँ किया जाता है, आशुलिपि की भाषा में। तो यहाँ पर हम इसका सही आंसर क्या होगा, आशुलिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 2015 में जो एनसीबीटी का एग्जाम हुआ था वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आशुलिपि रेखाक्षर किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आधार पर, तो यहाँ पर ऑप्शन है में रेखा गणितीय, चित्र, भाषा, संगीत। तो यहाँ पर जैसा कि ज्यामिति प्रारूप में हम आशुलिपि के चिन्हों को बनाते हैं और वह कहीं ना कहीं हमारे रेखा गणितीय आधार पर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जो वह है रेखा गणितीय आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह 2018 के एनसीबीटी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यह है, वह कला जिसके माध्यम से बोली गई ध्वनियों को रेखांकित किया जाता है उसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग डिक्टेशन लिखते हैं, मतलब जो भी हमें बोला गया है ध्वनि के माध्यम से या डिक्टेशन दी गई है उसको रेखांकित करते हैं, तो उस कला को क्या कहते हैं। तो वह क्या कहलाती है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, अंक गणित, आशुलिपि, चित्रकला, वास्तुकला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हम सबको पता है कि आशुलिपि होता है। तो यहाँ पर आपने देखे इन 25 क्वेश्चन को और यहाँ से मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूँ कि कम से कम 2 से 3 या 5 क्वेश्चन तक आपसे बिल्कुल ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए और बहुत अच्छे से एग्जाम को दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए इस वीडियो की लिंक ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।